नमस्कार बच्चों। ज्वालामुखी वाला जो पार्ट था जिसके अंदर हम हमारे पिछले वीडियो के लेक्चर के अंदर ये देख चुके थे कि टाइप्स ऑफ ज्वालामुखी या टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस क्या हैं, ज्वालामुखी के प्रकार क्या होते हैं। तो ज्वालामुखी को हमने अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया था, जिसमें क्रियाशीलता के आधार पर हमने उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया था। उसके बाद उसके उद्गार के आधार पर हम उसको विभाजित कर चुके थे 2 पार्ट के अंदर। तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारे जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उनमें उनकी जो तीव्रता है, तीव्रता के आधार पर किस तरह से ज्वालामुखी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पर ज्वालामुखी वाला पार्ट जो है वो आ चुका है, और ज्वालामुखी के प्रकारों की तीव्रता के आधार पर हमने जो विभाजन हम कर रहे हैं वो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हम ये एक रीकैप चल रहा है कि किस तरह से अलग अलग पहले हमने डेफिनेशंस की बात की, उसके बाद में हम प्रकारों की बात कर रहे हैं। तो क्रियाशीलता, उद्गार तीव्रता और उद्गार प्रकार के आधार पर क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया, और उसके बाद में हमने उनकी डिटेल्स बात करी, और डिटेल्स के बाद में हमने बात करी उद्गार प्रकार के आधार पे, जिनमें हमने 2 बातें कर ली थी। केंद्रीय उद्गार होता है, दरारी उद्गार होता है। तो केंद्रीय उद्गार के अंदर सेंट्रल वेंट से निकलता है और दरारी में एक दरार के थ्रू निकलता है। यहाँ पर हम एक चीज और कर लेते हैं बेटा बात, कि केंद्रीय उद्गार में जो लावा निकलता है वो लावा एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय होगा, और इसलिए वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, वो गाढ़ा होता है, ठीक है। लेकिन दरारी उद्गार में जो होता है वो बेसिक लावा होता है, वो बहुत दूरी तक फैलता है क्योंकि वो पतला होता है। और इसीलिए केंद्रीय उद्गार से हमेशा जो जो जहां से उद्गार हो रहा होता है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर एक कोन नुमा स्ट्रक्चर बनता है, कोन बन जाता है। जबकि दरारी उद्गार से एक लंबा मैदान के तौर पे वो बिछ जाता है। तो मैदान या पठार जो है, जिसको हम लावा मैदान और लावा पठार कहते हैं, उनकी उत्पत्ति जो होती है वो दरारी उद्गार से होती है। और भारत का जो दक्षिणी भाग का जो पठारी हिस्सा है, वो पूरा का पूरा, जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, वो पूरा का पूरा जो है वो इसी तरह के उद्गार से बना हुआ हिस्सा है। तो लीजिए अब हम बात कर लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। आधार रहेगा हमारा उद्गार की तीव्रता, यानी वो इंटेंसिटी, जो 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 इसमें से मटेरियल के निकलने की जो इंटेंसिटी है वो किस तरह की, उसके आधार पर हम इसे विभाजित करते हैं। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उद्गार की तीव्रता के आधार पर हम इसे 6 भागों में विभाजित करते हैं। पहले 3 भाग हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वोल्केनो तुल्य। अब एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं, कि हम ये जो नाम रख रहे हैं, ये नाम हम क्या कर रहे हैं कि जिस प्रकार के कहीं पर निस्सरण हुआ या निकले या एक्सक्रीशन हुआ, उसके आधार पर हमने वो नाम रख दिया। जैसे अगर मैं नाम बोल रही हूँ हवाई तुल्य, तो हवाई तुल्य नाम लेते ही इसका मतलब ये होता है बेटा कि हवाईयन आइलैंड जो है, जो यूएसए का हवाईयन आइलैंड है, वहां पर ये जिस तरह का एक्सक्रीशन हमें नजर आया, जिस तरह का एक्सप्लोजन फॉर्म हमें नजर आया वोल्केनो के इरप्शन का, उसको हम कह दिया हवाईयन टाइप, हवाई तुल्य। ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें बहुत धीमी धीमी जिसको मैं कह सकती हूँ कि तीव्रता बहुत धीमी होती है। कुछ मात्रा के अंदर गैसेस निकलती रहती हैं। आप इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर आपको ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि गैस का पार्ट जो है वो गैस निकल रही है, कहीं कहीं कुछ मात्रा के अंदर लावा भी निकलता रहता है। लेकिन जो 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 इस तरह के लावा और अन्य तत्वों के निकलने की जो गति है वो बहुत धीमी होती है, उसकी तीव्रता न्यूनतम है। यहाँ पर निकल रहा है, लगातार निकल रहा है, लेकिन जो निस्सरण है या जो 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 एक्सप्लोजन जिसको हम कह सकते हैं कि बाहर निकल रहा है, वो एक्सप्लोजन का टाइप जो है वो बहुत ही लो है। तो उसको हमने कह दिया हवाईयन टाइप या हवाई तुल्य। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली टाइप जो होता है, स्ट्रोम्बोली इटली के अंदर है, भूमध्य सागर में है, और इसमें जो तीव्रता है वो हवाई के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है। यानी उद्गार जो है, उद्गार की जो इंटेंसिटी रहेगी वो कंपैरेटिवली हवाई से ज्यादा है, लेकिन आगे आने वाले से कम है। इसके अंदर आपको लावा मिल सकता है, गैसीय पदार्थ मिल सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कण हैं वो भी हमें यहाँ पे निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रोम्बोली प्रकार का। फिर वोल्केनो तुल्य, ये जो एग्जाम्पल जो हमने लिया, ये वोल्केनो तुल्य लिया,
और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो एक्सप्लोजन है या जो जो निस्सरण की मात्रा है, जो तीव्रता है, वो स्ट्रोम्बोली से ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब तीव्रता के साथ निकलता बाहर है मटेरियल, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो एकदम से एक्सप्लोड हो जाए, या जहां से हम तेजी से कह सकते हैं कि जैसे ब्लास्टिंग वाली कंडीशन इसके अंदर नहीं होती है। तो ये हो गया हमारे 3, हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य और वोल्केनो तुल्य। अब हम बात करते हैं अगले 3 की, विसुवियस, पिलियन और प्लिनियन। ये 3 जो हैं बेटा, ये 3 तीव्रता के मामले में हायर साइड में जाते हुए हैं। लोअर साइड वाले हमने पढ़ लिए, ये 3 हायर साइड वाले में हैं। विसुवियस जो है उसके अंदर लगातार आपको बहुत अधिक मात्रा के अंदर गैसीय पदार्थ, लावा और सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। पिलियन प्रकार में तेजी से ब्लास्ट होता है, और फिर वो ब्लास्ट इतनी तेजी तक जाता है तो कि हमारी जो जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उस लेयर में ऊपर की तरफ जाते हुए हमें वो ब्लास्ट दिखाई देता है। कई किलोमीटर्स की दूरी तक इसके लावा की मात्रा जो है, और ये इससे जो गैसीय पदार्थ जो निकलते हैं वो बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देते हैं। लास्ट वन जो है प्लीनियन। प्लीनियन जो है बेटा, प्लीनियन प्रकार का जो 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 एक्सप्लोजन वॉल्केनो में होता है, उसको आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि एक पूरा का पूरा कहीं पे जैसे ब्लास्टिंग होती है, बॉम्ब ब्लास्टिंग होती है, तो तेजी से सारी चीजें बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक उसी तरह की जो कंडीशन है वो प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी में होता है। प्लीनियन टाइप वॉल्केनो जो होते हैं वो बहुत तेजी से एक्सप्लोड करते हैं, बहुत दूर तक इससे जो जो एक्सप्लोजन हुआ उसके पार्टिकल्स जाएंगे, गैसेस जाएंगी और लावा जाएगा। और ये जो 3 जो है, विसुवियस, प्लिनियन और पिलियन जो है, ये तीनों में एक्सप्लोजन का जो रेट है, जो 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 इंटेंसिटी है वो ज्यादा है। और इसी वजह से क्या होता है कि ये आसपास का जो एरिया होता है वहां पर वाइब्रेशंस भी क्रिएट करते हैं। अगर वाइब्रेशंस होंगे तो डेफिनेटली हम उसे भूकंपीय तरंगों के रूप में भी पाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि जो वॉल्केनो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आसपास तीव्रता से निकलने के दौरान भूकंप की उत्पत्ति का कारण भी बन जाते हैं। तो ये सारा का सारा आज की हमारे इस वीडियो में हुआ कि उद्गार की तीव्रता के आधार पर हम इसे कैसे विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर उद्गार के कारणों को ले लेते हैं कि आखिर ज्वालामुखी उद्गार के कारण कौन से होते हैं। या आप हमने जान लिया कि ज्वालामुखी उद्गार या वोल्केनो इरप्शन का मतलब क्या हुआ कि अंदर मैग्मा रेडी होता है और फिर वो तेजी से बाहर की ओर निकलता है। तो आखिर वो कौन से कारण है जिनकी वजह से अंदर मैग्मा तैयार हो और फिर वो बाहर की तरफ निकले। तो पहला हो गया हमारा भूगर्भिक ताप, या जिसको हम जियोथर्मल कहते हैं। अर्थ जो है, अर्थ की सरफेस के नीचे की तरफ बहुत सारी जगह पर टेम्परेचर जो है वो राइज रहता है, और उसके पीछे कारण अलग अलग हो सकते हैं। बहुत सारी जगह पर कन्वेक्शनल करंट्स होती हैं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, संवहनीय तरंगे जो होम्स ने बताई थी कि तरंगे चलती हैं। ठीक है। दूसरा जो कारण जो इसके अंदर हो सकता है वो होता है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो लगातार केमिकल चेंज होने की तरह से, रासायनिक प्रक्रिया में एक रूप से दूसरे रूप में जब परिवर्तित होते हैं तो अपने अंदर से ऊर्जा का निष्कासन या ऊष्मा का निष्कासन करते हैं। मतलब टेम्परेचर जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, मतलब टेम्परेचर राइज होता है उनके आसपास, तो वो कारण भी हो जाते हैं। तो भूगर्भिक ताप का कारण कुछ भी हो, लेकिन ज्वालामुखी उद्गार का एक कारण जो होता है वो भूगर्भिक ताप होता है। दूसरा कारण अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो वो है कमजोर भूपटल का होना। अगर हमारी जो जो अर्थ का क्रस्ट है, जो सतह है, अगर उसके ऊपर भूपटल जो है वो कमजोर है या कहीं पे क्रैक्स ऑलरेडी हैं, तो नीचे से मैग्मा को निकलने के लिए वो स्थान उपलब्ध हो जाता है। और वो जो टेम्परेचर है वो नीचे एक जगह इकट्ठा हुआ, और उसके बाद में जैसे ही क्रैक या कमजोर भूपटल नजर आई तो उसको क्रैक करता हुआ, ब्रेक करता हुआ बाहर की तरफ एक्सप्लोड हो जाता है। तो ये ज्वालामुखी उद्गार का कारण बनता है। तीसरा, गैसीय मात्रा में वृद्धि। किन्हीं कारणों से
अगर कुछ रिएक्शंस ऐसी हो जाएं जिसमें गैसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाएं, तो ऐसे में क्या होता है बेटा कि गैस जो होती है वो ज़्यादा एरिया को कवर करती हैं। उसके कंपैरिजन में लिक्विड को कम एरिया चाहिए होता है और सॉलिड को और भी कम। तो चूंकि वो जो सॉलिड या लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो अब उसको क्या चाहिए, एरिया ज़्यादा चाहिए। जब एरिया ज़्यादा चाहिएगा तो अपनी साइड वॉल्स के ऊपर वो प्रेशर लगाते हैं। जब वो प्रेशर लगाएगा, दाब लगाएगा, तो जहां पर भी कमजोर भूपटल नजर आएगी वहां से वो निकलने की कोशिश करते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार का एक कारण ये भी होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट कारण है बेटा भूकंप और अन्य हलचलें। जैसे मैंने बताया कि ज्वालामुखी जब तेजी से आता है तो अपने आसपास में वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से भूकंप आ जाता है। तो इसका रिवर्स कारण भी होता है। रिवर्स में क्या होता है बेटा कि अगर कहीं पे भूकंप आया है, वाइब्रेशंस हुआ है, वाइब्रेशंस होने से क्या होगा कि अर्थ के अंदर भी चट्टानों का मूवमेंट होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि उनकी जो सेटिंग होती है, वो जो एक दूसरे के साथ उनका जो एडजस्टमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। अगर वो चेंज होगा तो अंदर कुछ रिएक्शंस होंगी, केमिकल रिएक्शंस भी होंगी, और वो वहां पर मैग्मा को डेवलप करने का काम भी कर सकती हैं, प्लस वहां पे गैसेस फॉर्म में आने का काम भी कर सकती हैं। और इस तरह से ये तेजी से बाहर निकलने की वजह से ज्वालामुखी उद्गार का कारण बनता है। तो हमने आज की इस वीडियो के अंदर दो चीजें देख ली बेटा। पहली चीज हमने देखी कि उद्गार तीव्रता के आधार पर हम इसे कैसे कैसे विभाजित कर सकते हैं और ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या होते हैं। तो इन दोनों को कवर करते हुए हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से स्थलाकृतियां बनती हैं और किस तरह की टेक्टोनिक, जिसको मैं कह सकती हूँ प्लेट प्लेट का जिसको अरेंजमेंट जो है वो ज्वालामुखी के वितरण को प्रभावित करता है। तो ये दो चीजें जो है ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।